जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। पॉलिटिकल साइंस की क्लास के अंदर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं आपका चैप्टर दक्षिणी एशिया के बारे में, जिसमें अब तक हमने दक्षिणी एशिया क्या है, उसकी क्या विशेषताएं हैं और उसके अंदर शामिल जो देश हैं उनके अंदर किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था है उसका परिचय प्राप्त कर लिया है। इसके साथ साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर किस प्रकार कभी सैन्य शासन और कभी लोकतंत्र की स्थापना की यात्रा कैसे चली, इसको हमने अच्छे से जान लिया। आज हम तीन बिंदुओं के ऊपर चर्चा करेंगे, एक कहानी की तरह बात को अच्छे से जानेंगे। और वो है, एक तो नेपाल के बारे में बात करेंगे और दूसरा श्रीलंका के जातीय संघर्ष की कहानी को जानेंगे और उसके बाद भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ संबंधों के अंदर जो खरास है वो किस प्रकार की है उसके ऊपर बात करेंगे। चलिए अपने सफर को, अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं नेपाल की यात्रा से। किस प्रकार नेपाल के लोगों ने भरसक प्रयास करके राजतंत्र से वहां लोकतंत्र स्थापित करवाया, इसको फ्लो चार्ट से अच्छे से जानेंगे। चलिए भाई, नेपाल जो कि एक हिंदू राज्य था और यहां पर राजाओं का राज रहा, राजतंत्र, क्योंकि ये किसी का गुलाम तो रहा नहीं था, तो लगभग 200-250 साल से यहां पर राजशाही है वो चल रही थी। और 1947 में आपको पता है इसके पड़ोसी देश भारत है वो आजाद हो जाता है, भारत बनता है, पाकिस्तान बन जाता है और यहां पर कई प्रकार की राजनीतिक पार्टियां बनती है, चुनाव हो रहे हैं, सरकारें हैं वो बन रही है। तो उसका असर इस नेपाल के अंदर भी होता है और उसी को लेकर उस राजशाही, उस राजतंत्र के खिलाफ यहां पर एक क्रांति होती है 1951 के अंदर। और उस टाइम यहां राजा थे त्रिभुवन और उस क्रांति के कारण इनको झुकना पड़ता है और ये कहना पड़ता है, भाई राजा तो मुझे ही रख लो, आप समानांतर एक अपनी सरकार है वो बना लो, मैं आपकी भी सुन लूंगा। तो इस प्रकार से 1951 के अंदर यहां पर लोकतंत्र स्थापित होता है, यानी चुनाव से यहां सरकार है वो बन जाती है। अब चल पड़ता है काम लोकतंत्र की यात्रा, लेकिन जब ये एक्सपायर हो जाते हैं त्रिभुवन जी, तो नए राजा बनते हैं राजा महेंद्र। राजा महेंद्र है ना, ये लोकतंत्र के विरोधी रहे। भैया राजाओं का राज रहेगा, अपने को इन दूसरे टूट पुचिए जो नेता बने घूमते हैं ना, इनकी हम नहीं मानेंगे। और राजा बनने के बाद 1960 के अंदर इन्होंने संसद को भंग कर दिया, यानी सरकार का जो सारा कामकाज था उसको अपनी सेना की सहायता से खुद के पास है वो सारा काम ले आया, सरकार खत्म। चलिए, एक दौर यहां खत्म हो गया, प्रयास हुआ लोकतंत्र की स्थापना का, लेकिन 10 साल भी ये काम नहीं चल पाया। फिर धीरे धीरे ये आग जलती रहती है, वहां की जो राजनीतिक पार्टियां बनी हुई होती है वो, और प्लस जो सामाजिक कार्यकर्ता, जो लोकतंत्र के जो समर्थक लोग हैं वो लगातार धीरे धीरे आंदोलन करते जाते हैं और 1990 तक ये ज्वाला बढ़ती बढ़ती एक बड़ा आंदोलन का रूप ले लेती है। वापिस कौन सा आंदोलन? वही लोकतंत्र की स्थापना का। भैया हमें राजा की जगह लोकतंत्र वाली सरकार है वो साथ में चाहिए। तो इस दबाव के कारण एक बार पुनः यहां लोकतंत्र की स्थापना होती है, नया संविधान है वो बनाया जाता है और इस टाइम राजा थे यहां पर वीरेंद्र जी, वीरेंद्र राजा था। तो 1990 में एक बार फिर यहां पर लोकतंत्र की स्थापना हो जाती है। इसी टाइम क्या होता है, वहां का एक प्रमुख संगठन माओवादी जो संगठन है वो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है और इसकी एक मांग और रहती है भी, खाली लोकतंत्र नहीं भी, यानी सिर्फ चुनाव कराकर हमारी पैरेलल आप सरकार बना रहे हो, ये राजतंत्र भी तो आप खत्म करो, यानी नेपाल को गणतंत्र बनाओ, आप भारत की तरह इसको गणतंत्र है वो बनाया जाए, ये मांग माओवादी संगठन की रही। और इससे, क्योंकि अब वहां पर आगे वीरेंद्र के बाद में जो राजा बनते हैं, राजा ज्ञानेंद्र आ जाते हैं वहां पर,
उनको भी अब लगने लग जाता है भैया ये माओवादी है ना, अपने को परेशान करेंगे आने वाले टाइम के अंदर। तो वो भी अब धीरे धीरे सोचने लग जाता है भी अब हमें आगे क्या करना चाहिए। तो 1990 में सरकार बन जाती है और जो माओवादी है, जो राजा है वहां, उसकी जो सेना है, सेना राजा के अंडर में थी, और जो लोकतंत्र के समर्थक जो लोग हैं, इन तीनों के बीच में एक संघर्ष है वो चलता रहता है, जिसको कहा जाता है त्रिकोणीय संघर्ष। क्योंकि माओवादी तो कहते हैं राजतंत्र खत्म करो, गणतंत्र बनाओ। सेना नहीं चाहती, क्योंकि राजा क्यों चाहेगा। लोकतंत्र समर्थकों के अंदर भी विरोधाभास था, कई माओवादियों के पक्षधर थे और कई कहते थे भी यार राजा को तो रखना चाहिए, हमारा 250-300 साल का ये जो अतीत है उसके अंदर राजा तो हमारा रहा है और राजा है वो तो रहना ही चाहिए। ठीक है, साथ में सरकार है वो बन जाए, दोनों मिलकर इस क्षेत्र का विकास करें। लेकिन माओवादी इस बात को नहीं मान रहे थे, तो वहां पर हिंसक लड़ाइयां हैं वो भी होती थी, क्योंकि ये तो गोरिल्ला युद्ध के अंदर बड़े ही पारंगत थे। तो राजा ज्ञानेंद्र आते ही उन्होंने क्या कर दिया, भैया पार नहीं पड़ेगी, और 2002 के अंदर जो वहां सरकार बनी हुई थी, यानी जो संसद थी, उसको भंग कर दिया। किसने? राजा ज्ञानेंद्र ने। तो देखिएगा, एक बार 1951 में आया लोकतंत्र, कुछ आया फिर गया। 1990 में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, दबाव आया, फिर आंदोलन, फिर है वहां पर लोकतंत्र आया। और 2002 में, यानी लगभग वही 10-12 साल वहां फिर सरकारें हैं वो रही, लेकिन पुनः ज्ञानेंद्र ने वहां पर संसद को, पार्लियामेंट को भंग कर दिया। तो अब बाद में फिर क्या होता है, धीरे धीरे फिर वही मांग वापिस उठने लग जाती है। 2006 में यहां पर पुनः दोबारा आंदोलन होते हैं, किसके लिए? लोकतंत्र की स्थापना के लिए। और इस टाइम जो नेतृत्व करते हैं इस पूरे आंदोलन का, इसमें एक तो है 7 अलायंस पार्टीज, यानी वहां की 7 जो राजनीतिक पार्टियां थी वो एक अपना गठबंधन बनाती है, जिसे कहा जाता है 7 अलायंस पार्टीज। तो 7 अलायंस पार्टीज का संबंध किस देश से है? नेपाल से है। ऐसा प्रश्न भी बोर्ड के अंदर पूछा जा चुका है। तो 2006 के आंदोलन का नेतृत्व वो 7 पार्टियों के गठबंधन ने, साथ में माओवादी थे और सामाजिक कार्यकर्ता है वो भी थे। इन सब ने मिलकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाया और एक बार फिर राजा ज्ञानेंद्र को झुकना पड़ता है, और जो संसद उसने 2002 के अंदर भंग की थी, उस संसद को ही वो पुनः बहाल कर देता है। यानी कहता है भैया आ जाओ, अपनी सरकार बना लो, मैं अपनी उस बात को वापिस है वो ले रहा हूं। तो देखिए 5-6 साल तक फिर इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया और 2006 के अंदर बाद में बहाल हो जाती है 2008 के अंदर, और 2008 में ही राजतंत्र है फिर आगे चलकर खत्म हो जाता है और नेपाल एक लोकतांत्रिक गणराज्य है वो बनता है। और 2015 में फिर एक नया संविधान है उसको भी बना लिया जाता है। तो इस प्रकार से अब आप इस कहानी में, इस फ्लो चार्ट से ये बात समझ गए अच्छे से, किस प्रकार नेपाल की जनता ने, यानी वहां की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उन्होंने प्रयास किया और एक लंबा जो राजशाही वहां पर चल रहा था और उसको लोकतंत्र, गणतंत्र के अंदर है वो स्थापित करवा लिया। और अब आगे है वहां कंटिन्यूअस है वो लोकतंत्र है वो स्थापित है। अब एक चीज आपको कहूं, एग्जाम में आपको पता है बोर्ड के अंदर बड़े क्वेश्चन भी आते हैं। बड़े क्वेश्चनों के अंदर आपको दिमाग में ये रहता है भी यार मैं कितना उत्तर लिखूं, क्या है। एक चीज बताऊं, बड़े प्रश्नों के अंदर आप इस प्रकार से फ्लो चार्ट है वो भी बना सकते हो। इतना डिटेल नहीं तो आप इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से शॉर्ट भी कर सकते हो, ऐसा भी आप कर सकते हो। हाँ, एक्सप्लेनेशन तो आपको करना ही करना होगा। यहां थोड़ा सा लिखने का तरीका बता दूं, जैसे यही प्रश्न आ गया भी नेपाल में राजतंत्र और लोकतंत्र के सफर को समझाइए, 4, 5 या 6 नंबर का प्रश्न आ गया, तो आप वही हेडिंग बनाकर इसके बारे में लिखना स्टार्ट कर दें। और एक पेज आपने लिखा, फिर आप क्या करें, दूसरे पेज को खाली छोड़ दें एक बार और वहां पर ये खाली छोड़ दें, या फिर ये फ्लो चार्ट आपके माइंड में है तो इस फ्लो चार्ट को बना दो। फिर अगले तीसरे पेज के ऊपर जो बची हुई कहानी है उसको लिख दें। इसका एग्जामिनर के ऊपर बहुत ही शानदार इफेक्ट पड़ता है। हाँ, हर छोटे प्रश्नों में तो बनाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन बड़े जो अति लघुतरात्मक
और जो दीर्घ यानी निम्नात्मक जो प्रश्न होते हैं उनमें इस प्रकार से आप प्रश्नों के फ्लो चार्ट बना सकते हो। और मेरे साथ जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको ये बनाना भी आ जाएगा भी किस प्रकार से मेन चीजें इसके अंदर लिखनी होती है, फिर उस शॉर्ट बात को अपनी भाषा में रिप्रेजेंट करना होता है। अब इसी बात को अगर आप डिटेल में नोट्स फॉर्म में लिखना चाहें तो अब आप स्क्रीन के ऊपर कुछ स्लाइडें चला रहा हूं, आप इनको नोट्स फॉर्म के अंदर है वो भी नोट कर सकते हो। जैसे पहला हो गया नेपाल में राजतंत्र और लोकतंत्र, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद की कहानी ये आ गई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद में ये राजा ज्ञानेंद्र वाली और 2015 में नेपाल में नया संविधान अपनाया, यहां तक की ये स्टोरी इसके अंदर आ जाती है। तो ये समझ गए किस प्रकार से वहां लोकतंत्र स्थापित होता है। अब चलते हैं अगले सफर की तरफ, और अगला सफर है अपना श्रीलंका। श्रीलंका के अंदर हम जानेंगे भी वहां लोकतंत्र की क्या कहानी है और क्या लोकतंत्र में स्थापना में वहां कोई दिक्कत आई। तो आपको जानकर यह हैरानी होगी भी श्रीलंका है वो 1948 में आजाद हुआ और आजादी के बाद से ही यहां पर लोकतंत्र है वो कायम है। लोकतंत्र की यहां समस्या नहीं है, यहां समस्या रही जातीय संघर्ष की। जातीय संघर्ष यानी यहां न तो कोई सेना की समस्या न किसी राजा की प्रॉब्लम। लोकतंत्र है आजादी से ही चला आ रहा है और इसका पुराना नाम भी आपको पता हो तो सीलोन है। 1972 के आसपास ही सीलोन का नाम चेंज करके है वो श्रीलंका है वो रखा गया था। और श्रीलंका कहां है? भारत के बिल्कुल दक्षिण के अंदर। ये देखिए यहां पर ये अपना इंडिया और ये है श्रीलंका, जिसकी राजधानी क्या है भाई? कोलंबो, श्रीलंका की राजधानी। तो चलिए यहां के अब जातीय संघर्ष को समझते हैं। बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बड़ा प्रश्न भी आ जाता है कई बार, और कई बार इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी पूछ लिया जाता है। तो जातीय संघर्ष का क्या सिस्टम रहा यहां पर? देखिए यहां श्रीलंका के अंदर एक है सिंहली समुदाय। सिंहली समुदाय यानी सिंहली जाति मान लीजिए आप, ठीक है। और एक है वहां पर तमिल। तो जो सिंहली है ये लगभग 74-75% के आसपास है, यानी बहुसंख्यक है वहां पर, और ये वहां के मूल निवासी है सिंहली। जबकि जो तमिल है जो बहुत कम मात्रा में है ये भारतीय है। ये भारत के अंदर तमिलनाडु वाले क्षेत्र से इस एरिया के अंदर आकर बसना स्टार्ट कर दिया था इन्होंने। तो ये तो तमिल तो कहलाए बाहर वाले, और यहां के मूल निवासी कौन से हुए? सिंहली हुए। अब इनके बीच में प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम ये थी भी वहां का जो सिस्टम अपनाया गया संवैधानिक रूप से अगर बात करें तो इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, भी अपना ये धर्म रहेगा। भाषा की बात थी तो इन्होंने सिंहली भाषा को ही अपनाया क्योंकि यही बहुसंख्यक थे और इन्हीं लोगों की वहां पर सरकार थी। सरकार में तो यही सिंहली बैठे थे। और साथ में कुछ चीजें क्या की गई वहां पर भी, तमिल लोग जो कि वहां अल्पसंख्यक हैं उनके लिए कुछ रियायतें छूट दी गई, जैसे कॉलेज में स्कूल में एडमिशन लेने के लिए, उनके प्रोग्रेस के लिए कुछ उनको अलग से जो योजनाएं हैं वो चलाई गई। इसका विरोध किया किसने? सिंहलियों ने विरोध किया। भैया ये तो बाहर वाले हैं, इनको ये छूट क्यों दी जा रही है? सिंहली तो हमारा है, इनको कोई छूट मत दो और इनको वापिस भेजो। और तमिल वाले जो तमिलवासी वहां हो गए थे वो ये कह रहे थे हम अब यहीं के हैं, यहीं के हैं, हम यहां के हैं, और आप क्या कर रहे हो? आप हमें छूट नहीं दे रहे हो। आप हमारे, क्योंकि तमिल क्या हिंदू है, तो इन्होंने कहा आप हमारे हिंदू धर्म को भी नहीं अपना रहे हो, आप सिंहली भाषा हमारे ऊपर थोप रहे हो, हमारी तमिल भाषा को आप नहीं अपना रहे हो, ये तो गलत बात है। इससे तमिलों के अंदर नाराजगी बढ़ गई। तो दोनों के बीच में तनातनी स्टार्ट हो गई। किन के बीच में? सिंहलियों के बीच में और तमिलों के बीच में। सरकार किसकी? सिंहलियों की, उन्हीं की सरकार थी। तो वहां जो तमिल वाले थे इन्होंने आगे चल के अपना एक संगठन बना लिया जिसको कहा गया लिटे। लिटे की फुल फॉर्म पता होना चाहिए, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। फुल फॉर्म अच्छे से, तमिल इलम का मतलब होता है अलग देश की मांग। तो लिटे ने क्या कर दिया? भैया आप हमारी नहीं चला रहे हो, मान नहीं रहे हो, हमें तो अलग देश चाहिए।
और कौन सा इलाका, आप देखेंगे यहां ऊपर अगर हम यहां बात करें, ये जो इलाका है जाफना वाला, ऊपर वाला जो उत्तरी श्रीलंका वाला इलाका है, जाफना इलाका, यहां पर तमिलों का प्रभाव ज्यादा था। इसको पूरा अपने कब्जे में कर रखा था लिटे वालों ने और कहा भी हम तो इस क्षेत्र को अलग देश है वो बनाएंगे। अब सिंहली कहां ये चाहते थे, तो इन्होंने क्या किया, श्रीलंका की जो सेना है वो इनसे भीड़ पड़ी, भैया ये तो हम नहीं होने देंगे, आप तो अलग देश की मांग कर रहे हो। सोच के भी देखिएगा, इनका भी ये बात सही है, भैया एक ही देश के अंदर फिर देश को तोड़ने की बात कर रहे हो, तो स्वाभाविक है संघर्ष तो होना ही था। अब वहां ये संघर्ष चल रहा था श्रीलंका सेना और लिटे के बीच में। और अब भारत का इससे एक कनेक्शन है, क्योंकि तमिल ये कहां से है, तमिलनाडु एरिया से आई, तो तमिलनाडु के लोगों का भारत सरकार के ऊपर दबाव था कि भैया आप तमिलों की वहां पर मदद करें, उनको वहां पर छूट है वो नहीं मिल रही, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, उसका आप कुछ है वो कीजिए। ये भारत सरकार के ऊपर दबाव था। और उस टाइम राजीव गांधी की सरकार थी वहां पर, तो अब राजीव गांधी को यहां पर ये फीडबैक दिया गया, शायद भी अपने को है ना तमिलनाडु से वोट लेने हैं, तो क्यों न उन लोगों को राजी करने के लिए हम वहां कहां श्रीलंका में जाएं और वहां कुछ है वो उनकी मदद करें, या कुछ इस प्रकार से किया जाए भी सब कुछ शांत हो जाए, या तमिलनाडु वाले भी खुश हो जाएं, वो तमिल भी खुश हो जाएं और श्रीलंका की गवर्नमेंट भी खुश हो जाए। तो ऐसा करते करते 1987 के अंदर क्या हुआ भाइयों, 1987 में भारत सरकार और श्रीलंका सरकार के बीच में एक समझौता होता है। यह समझौता ये भी श्रीलंका की सरकार कहने लगे भी हम तमिलों को छूट दे देंगे, आप आइए और इन्होंने हथियार उठा रखे हैं, इनको आप शांति की स्थापना में मदद कीजिए भी, ये अपने हथियार है वो छोड़ दे। भैया समझौता होते ही कुछ ही घंटों बाद भारत सरकार ने क्या किया, एक शांति सेना है वो श्रीलंका के अंदर भेज दी। अब क्या हुआ, जैसे ही भारत की सेना वहां आई तो लिट्टे वाले तो बहुत राजी हो गए भी यार अपने देश की सरकार आ रही है, सेना आ रही है, ये हमारी खूब मदद करेगी, बहुत वेलकम किया गया भारत की इस सेना का। लेकिन वहां जो क्षेत्रीय लोग थे, सिंहली या अन्य जो क्षेत्रीय लोग थे, उन्होंने इसको बुरा माना, भैया ये तो भारत वाले क्या करें, ये तो हमारे आंतरिक मामले में आर्मी भेजकर घोचेबाजी कर रहे हैं यहां पर। और धीरे धीरे इन लिट्टे वालों को पता चला भी भारतीय सेना तो आपके हथियार डलवाने के लिए यहां आई है। अब ये बात लिट्टे वालों को भी पसंद नहीं है कि यार ये तो शांति की बात कर रहे हैं और हमें श्रीलंका की सरकार पर इन सिंहलियों के ऊपर भरोसा ही नहीं है भी ये हमें कोई विशेष दर्जा वहां देंगे भी या नहीं देंगे। तो हुआ क्या, जो भारत की सेना वहां शांति स्थापित करने के लिए गई थी वो लिट्टे के साथ ही उलझ गई युद्ध में, यानी जिनको समझाने गई थी वहीं उनसे लड़ना है वो स्टार्ट कर दिया। और परिणाम क्या हुआ, परिणाम ये हुआ भी लिट्टे के साथ युद्ध में फंसने के बाद 1989 में भारत सरकार ने अपनी सेना वापस बुला ली। लगभग 2 साल हमारे सैनिक वहां रहे, 1200 के आसपास हमारे सैनिक है वो वहां पर शहीद हो गए। लेकिन सोच के देखें भी कितना गलत डिसीजन था उस टाइम, होना ये चाहिए था शायद भी उनके साथ वार्ता का दौर चालू करते, लेकिन शायद प्रधानमंत्री को गलत फीडबैक है वो दिया गया और पीएम को राजी किया गया और वहां सेना भेज दी। और ये भारत की शायद ऐतिहासिक भूलों के अंदर भी ये शामिल है, वो हमेशा रहेगी। अब भारत की सेना तो वापिस आ गई, भारत को तो लगा भी यार हम तो गलत उलझ गए। अब लिट्टे क्योंकि भारत की इस कार्रवाई से नाराज था और उसने ठान लिया भी हमें इसका बदला लेना है, तो आप सबको पता है मई 1991 के अंदर जब चुनावी दौर चल रहा था भारत के अंदर और राजीव गांधी जब चेन्नई के पास एक चुनावी सभा के अंदर आए थे, तो लिट्टे वालों ने वहां आकर मानव बम से प्रधानमंत्री के जो चुनाव होने थे वहां पर, तो उस टाइम राजीव गांधी की यहां पर हत्या है वो कर दी जाती है।
और इस प्रकार लिट्टे एक उग्रवादी, एक आतंकवादी संगठन है वो घोषित हो जाता है और लगभग उस टाइम 32 देशों ने इसे आतंकवादी गुट है वो करार दे दिया था। तो भारत को इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा जब लिट्टे को शांति के लिए वहां पर जब भारत सरकार ने सेना है वो भेजी थी। उसके बाद में वहां पर नॉर्वे और आइसलैंड जो यूरोपीय देश है उन्होंने भी वहां पर प्रयास किया भी सिंहली और तमिलों के बीच में समझौता हो जाए। सिंहलियों ने कहा भी था, उन्होंने तमिल वालों ने कहा भी था भी ठीक है हम शांति स्थापित कर लेंगे, हम हथियार है वो नहीं उठाएंगे। लेकिन उसी दौरान 1993 के आसपास वहां के राष्ट्रपति को तड़क दिया और उसके बाद में वहां के विदेश मंत्री को तड़क दिया। तो इसका मतलब सिचुएशन है वो कोई भी हैंडल नहीं कर पा रहा था। लिट्टे मानने को ही तैयार नहीं था। उनकी तो एक ही दिमाग में थी तमिल इलम, भी हम हमारा अलग देश है वो बनाएंगे। तो आखिर श्रीलंका की सेना वहां कार्रवाई करती है और 2009 के अंदर लिट्टे को सरेंडर कर दिया जाता है, उनको हरा दिया जाता है, लिट्टे खत्म हो जाता है। इनका जो मुखिया था उस टाइम प्रभाकरण, जिसने राजीव गांधी को हत्या का सारा प्लान है वो बनाया था, प्रभाकरण है, वो मारा जाता है और लिट्टे खत्म हो जाता है और श्रीलंका के अंदर शांति की स्थापना है वो होती है। तो इस प्रकार आप जान गए भी श्रीलंका में लोकतंत्र की समस्या नहीं थी, वहां तो जातीय संघर्ष की थी। और ये इस फ्लो चार्ट से आप अच्छे से सारी चीजें हैं वो समझ गए होंगे। अब अगर आप इसको नोट्स फॉर्म में उतारना चाहें तो आप आगे की स्लाइड है वो देख सकते हो। ये श्रीलंका में जातीय संघर्ष की पूरी बातें जो हमने फ्लो चार्ट से समझी है वो यहां पर आपको सारी क्लियर है वो हो रही है। अब एक प्यारा सा प्रश्न और बनता है यहां पर, और वो प्रश्न है जातीय संघर्ष के बावजूद श्रीलंका की उपलब्धियां। ये यहां पर कितनी बड़ी प्रॉब्लम है वो रही और बहुत लंबे टाइम तक रही। तो किस प्रकार यहां पर ये प्रोग्रेस करने में कामयाब हुआ, तो 3-4 पॉइंट है। ये भी एक अच्छा 2 नंबर का क्वेश्चन निकल सकता है कि विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि दर को नियंत्रित करने वाला श्रीलंका प्रथम देश है। प्रॉब्लम के साथ साथ विकास भी होता रहा यहां। दूसरा, दक्षिणी एशिया के देशों में सबसे पहले श्रीलंका ने ही अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया था, लिबरलाइजेशन है वो लागू किया था यहां पर। और इस देश का जो प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद है, जीडीपी की जो हम बात करते हैं, वो दक्षिणी एशिया में सबसे ज्यादा है। और आंतरिक संघर्षों के बावजूद भी श्रीलंका ने लोकतांत्रिक राज व्यवस्था को वहां पर कायम रखा हुआ है। तो यह भी एक प्यारा प्रश्न बनता है। और आप देखेंगे कार्टून भी आपके दिया हुआ है, ये राजपक्षे वहां के राष्ट्रपति और एक तरफ ये शेर दिखा रखा है और जो किसको शो कर रहा है, सिंहलियों को शो कर रहा है, और एक तरफ टाइगर, और ये किनको शो कर रहा है, तमिल वालों को एक लकड़ी पर बैठा रखा है। यानी दोनों में बैलेंस करने की कोशिश है वो की जा रही है। एक कार्टून के माध्यम से उस जातीय संघर्ष को यहां पर समझाया गया है। चलिएगा, इसके बाद अब बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के संघर्ष को, जानते हैं भी किन मुद्दों को लेकर यहां पर प्रॉब्लम है। और ये टॉपिक आपको सेकंड बुक में भी काम है वो आएगा, इसलिए इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। थ्योरी के लिए नोट्स तो आगे मिल ही जाएंगे। देखिए, ये है अपना 1947 का आजाद क्षेत्र, जिसमें आपको पता है 1947 में भारत के आजादी के साथ साथ बंटवारा भी हुआ। इधर ये पश्चिमी पाकिस्तान और इधर ये पूर्वी पाकिस्तान, जो कि आगे चलकर ये क्या बना 1971 में बांग्लादेश। और ये अपना यहां पूरा इंडिया। ऊपर ही ऊपर आप देखिएगा, ये जो इलाका है जो मैंने घेरा बनाया है, ये है कश्मीर। 1947 में जब देश आजाद हुआ तब कश्मीर भारत और पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहा, क्योंकि यहां के जो शासक थे उस टाइम, शासक थे हरि सिंह। हरि सिंह हिंदू शासक थे।
इन्होंने क्या कहा कि न तो हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे और न ही भारत के साथ जाएंगे, हम तो स्वतंत्र रहेंगे। चलो ठीक है, अभी भारत वालों ने भी सोचा चलो आगे प्रयास करेंगे, अभी तो आजाद हुए हैं, उसको और बहुत सी प्रॉब्लम आई है बंटवारे से, उसको सेट करते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने क्या सोचा, पाकिस्तान ने यह कहा भैया जो कश्मीर वाला जो इलाका है, भले ही राजा यहां का हिंदू है, लेकिन यहां की जो पब्लिक है वो ज्यादा मुस्लिम है, तो इसलिए ये कश्मीर तो पाकिस्तान ने कहा हमारा है। और 1947 के अंदर, अक्टूबर 1947 के अंदर यहां पर कबायली जो थे उन्होंने हमला कर दिया। किसके ऊपर? इस कश्मीर क्षेत्र के ऊपर। जैसे ही हमले की सूचना राजा हरि सिंह को पता चलती है, तुरंत वो भारत की तरफ रुख करते हैं और भारत सरकार से अनुरोध करते हैं भी आप हमें बचाइए, आप हमें बचाइए। उस टाइम वहां के मुख्य एक राजनेता भी थे, शेख अब्दुल्ला, और उनका झुकाव हमेशा ही भारत की तरफ रहा था। वे पंडित जवाहरलाल नेहरू के अच्छे मित्र भी थे, तो उन्होंने भी राजा को कहा अपने को भारत से मदद है वो लेनी चाहिए। तो भारत ने कहा हम आपको मदद देंगे। फिर धीरे धीरे भारत ने इनको कन्विंस भी कर लिया भी आप भारत में मिल जाइए, और इन्होंने भारत के साथ राजा हरि सिंह ने विलय पत्र के ऊपर हस्ताक्षर कर दिए, और उसी के साथ कश्मीर है वो भारत का हिस्सा हो जाता है। लेकिन फिर भी ये कबायली है वो आगे बढ़ते जाते हैं। आखिर भारतीय सेना इनको रोकने में कामयाब होती है, लेकिन तब तक आप देखिएगा इस कश्मीर के इस इलाके को, जो यहां ये ग्रीन कलर में आपको दिखा रखा है, इस इलाके को पाकिस्तान ने हथिया लिया था। कश्मीर के इस इलाके को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया और कहा भी ये एरिया हमारा है, हम बाकी भी लेंगे, और हम ये हैं भी ये हमारा है। राजा हरि सिंह ने हमसे समझौता कर लिया, विलय पत्र पर साइन कर दिए, इसलिए ये पूरा कश्मीर हमारा है। और ये जो आज भी ये जो पाकिस्तान के अंडर में है, ये इलाका कहलाता है POK, पाक अधिकृत क्षेत्र, और पाकिस्तान वाले इसे आजाद कश्मीर की संज्ञा देते हैं, आजाद कश्मीर बोलते हैं। तो आप देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच में सबसे प्रमुख जो मुद्दा है विवाद का, वो कौन सा है? कश्मीर का मुद्दा है, जो आज भी जिंदा है। तो इस भाग को पाकिस्तान ने हथिया लिया और पाक अधिकृत कश्मीर कहलाता है, और बाकी ये जो एरिया है ये कहलाया जम्मू कश्मीर J&K, और ये हमारे भारत के पास है। तो इस प्रकार से 1947 से 48 के बीच कश्मीर के दो हिस्से हो गए एक तरीके से, जो कि अनाधिकृत रूप से पाकिस्तान ने दबा रखा है। जो कि हमारा इलाका है वो POK कहलाता है, और यहां ये जम्मू कश्मीर हमारा इलाका है। तो एक तो ये विवाद आज भी है। 1947-48 में युद्ध हुआ, उसके बाद पाकिस्तान के साथ 1965 की लड़ाई भी होती है और 1971 की लड़ाई भी होती है, लेकिन आज तक किसी भी लड़ाई के दौरान या उसके बाद भी ये कश्मीर की समस्या का सॉल्यूशन नहीं हो पाया, क्योंकि गलती ये हो गई उस टाइम इस मैटर को संयुक्त राष्ट्र संघ में लेकर चले गए। वहां पर यूएनओ ने कह दिया ठीक है आप 3 काम करो। पहले 3 में से पाकिस्तान को कह दिया आप अपने जो कबायली है, जो जनता है आपके, जो लोग वहां गए हैं उनको वापस बुला लो, और भारत सरकार को कहा आप धीरे धीरे वहां से अपनी आर्मी कम कर लो। ये 2 काम करो, और तीसरा फिर हम वहां पर जनमत संग्रह करवाएंगे। ये नेहरू जी से गलती हो गई भी, उन्होंने कह दिया ठीक है आप करवा लेना। तो वो प्रॉब्लम आज भी हमारे सामने वैसी की वैसी ही चल रही है। ये विवाद सबसे बड़ा विवाद है भारत और पाकिस्तान के बीच। दूसरा विवाद देखिएगा सियाचिन ग्लेशियर। अब ये कहां पर है भी? ये आप देखिए इधर ये POK आ गया, और इधर आपको याद है हमने चाइना के साथ हमारे रिलेशनशिप पढ़ लिए थे, तो उसमें हमने विवाद में देखा ना भी हमारे इस इधर वाले इलाके को चीन ने दबा रखा है, जिसको कहा जाता है अक्साई चीन कहा जाता है। उस अक्साई चीन और ये POK वालों के बीच का ये जो इलाका है, ये जो इलाका है ये है सियाचिन ग्लेशियर।
आप नीचे वाले मैप में देख सकते हो, गोल घेरे से दिखा रखा है, यह है सियाचिन ग्लेशियर। यहां पर इसका क्या विवाद है, अब हम थोड़ा सा उसकी कहानी को भी जान लें। उससे पहले एक चीज और बता दूं, ये पीओके का जो अपने वाला इलाका था जो कि पाकिस्तान ने दबा रखा है, उसने भी क्या किया 1963 में ये इधर वाला जो इलाका है ना थोड़ा, ये किसको बेच दिया कमबख्तों ने, चाइना को दे दिया, उनको गिफ्ट में दे दिया। ये भी उन्होंने बहुत गलत किया, यानी चाइना का हस्तक्षेप। हमारे इधर से तो अक्साई चीन वाला दबा ही रखा था और इधर पाकिस्तान भी मूर्ख होकर उसने चाइना को ये एरिया दे दिया। अभी कैसे भी भारत को दबाना है, भी मैं नहीं दबा पाऊं तो चाइना की तरफ से दबवा लो। अब सियाचिन वाला इलाका क्या है, अब देखिए जब 1971 की लड़ाई हुई थी, 1971 की लड़ाई से हम उस पूरी स्टोरी को समझ चुके हैं पहले की क्लास के अंदर, और बांग्लादेश नया एक कंट्री बना था। तो 1972 के अंदर क्या हुआ, भारत और पाकिस्तान की सरकार के बीच में शिमला में समझौता हुआ था, शिमला समझौता। अब उस शिमला समझौते के हिसाब से अगर हम समझे तो ये जो इलाका था यहां पर, ये काफी ऊंचाई पर स्थित एरिया है वहां बर्फ जमी रहती है, बर्फीला है पूरा। तो वहां यह कहा गया उस समझौते में, इस एरिया का भी जिक्र था भी यहां पर ये तो बंजर है, यहां तो बर्फ जमी रहती है, ठीक है, तो यहां तो न तो आप आएंगे न हम आएंगे, लेकिन यहां के लिए कोई बाउंड्री डिसाइड है वो उस समझौते में नहीं हो पाई। धीरे धीरे खुफिया एजेंसी से भारत सरकार को यह पता चला भी पाकिस्तान यूरोप के देश से गर्म सूट खरीद रहा है। फिर पता किया भी क्यों खरीद रहा है, तो पता चला भी वो इस सियाचिन इलाके के ऊपर अपनी आर्मी को भेजेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड है, बहुत हाई क्वालिटी के गर्म सूट के बगैर तो यहां रहा ही नहीं जा सकता। तो भारत सरकार को जैसे इस खुफिया जानकारी का पता चला, तुरंत गर्म सूट मंगवाकर अपनी आर्मी को इस एरिया के अंदर भेज दिया। ये 1984 के आसपास की बात है। अब इस बात से पाकिस्तान नाराज हो गया, स्वाभाविक है, नाराज तो होना ही था, क्योंकि सूट उसने पहले ऑर्डर दिए लेकिन सूट हमें पहले मिले, हम वहां पहुंच गए। क्योंकि ये इतना ऊंचा इलाका है, यहां के ऊपर अगर आर्मी अपनी रहती है तो हम पाकिस्तान और चाइना के जो एरियाज है उनको अच्छे से अपनी निगरानी में रख सकते हैं, और यहां ऊपर जो भी रहेगा वो हमेशा ही प्रभावशाली रहेगा। लेकिन इसके जो नीचे का जो थोड़ा इलाका है वो जरूर पाकिस्तान ने यहां पर दबा रखा है, ये भी इलाका दबा रखा है। लेकिन ये दोनों ही देशों के लिए घाटे का सौदा है, क्योंकि यहां पर आर्मी को रखने के लिए बहुत ज्यादा खर्चा है, वो दोनों ही सरकारों को करना पड़ता है। तो इसलिए ये एक विवाद है, ये भी कायम है सियाचिन ग्लेशियर। तो सीधा आप कहानी को समझे भी, एक तो कश्मीर का मुद्दा चल रहा है, दूसरा सियाचिन का जो मुद्दा है, वही जहां पर हम अक्साई चीन और पीओके के बीच का जो इलाका है उसको जान लिया मानचित्र की सहायता से। चलिए अब बात करते हैं अगले विवाद के ऊपर, और वो है सर क्रिक विवाद। अब सबसे पहले तो आपको यह पता हो ये सर क्रिक वाला जो सिस्टम है वो कहां पर है। ये है गुजरात क्षेत्र के अंदर, अपने भारत के गुजरात राज्य में। गुजरात में आपने एक डिस्ट्रिक्ट है कच्छ का रण, जो कच्छ के रण है वहां पर है एक जगह सर क्रिक। ये कोई स्थल भाग नहीं है, ये एक जल भाग है, जल पट्टी है, लगभग 96 किलोमीटर की। यहां पर आप देखिए ये है वो 96 किलोमीटर की एक जल पट्टी। यहां पर इधर पाकिस्तान का सिंध प्रांत है और इधर अपना राज्य भारत का गुजरात राज्य है, और यहां पर इसी का एरिया है कच्छ का रण। तो इन दोनों के बीच की इस जल पट्टी का को लेकर विवाद है, जिसे सर क्रिक विवाद कहा जाता है। क्योंकि ये समुद्री क्षेत्र है, यहां पर मछली उत्पादन बहुत अच्छे से होता है, यहां सीरी मछली मिलती है, इसलिए इसको इसी के नाम पर इसका नाम है वो पड़ा है। ये भी विवाद का विषय है। अब क्योंकि यहां कोई इस पानी का कोई एरिया डिसाइड नहीं है कौन सा किसका है, और यहां जब भारत के जो मछुआरे मछली पकड़ने जाते हैं कई बार वो पाकिस्तान एरिया की तरफ हो जाते हैं गलती से, तो
तो वहां की नेवी वाले उनको पकड़ लेते हैं, उधर वाले आते हैं तो इधर पकड़े जाते हैं। तो इससे यहाँ स्थानीय लोगों को इस समस्या का सामना भी करना पड़ता है। और साथ में यहाँ पर क्या है, तेल मिलता है, प्राकृतिक गैस मिल सकती है। तो यानी इन संसाधनों का यहाँ पर अच्छा खासा भंडार है। हर दोनों ही देश चाहते हैं भी ये हमारे अधिकार में रहे ताकि इन संसाधनों का हम इस्तेमाल कर पाएं, लेकिन दोनों देशों के बीच ये विवाद नहीं सुलझ पा रहा है, जिस वजह से इन प्राकृतिक संसाधनों का भी सही तरीके से इस्तेमाल यानी उसका कोई यूटिलाइज है वो हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि यहां से निकाला ही नहीं जा रहा है। तो ये सर क्रीक विवाद एक जलपट्टी का विवाद है, ये भी एक महत्वपूर्ण बॉर्डर का विवाद है। तो तीनों बॉर्डर विवाद पढ़ लिए हमने, कश्मीर के मुद्दे को लेकर, चाहे सियाचिन ग्लेशियर को, और तीसरा सर क्रीक के विवाद को। अब और क्या क्या विवाद हैं, कुछ 2-4 और मेन जो प्रमुख हैं। हथियारों की होड़ भी है दोनों देशों के बीच में। 1998 में भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण कर लिया था, वहीं पोखरण जैसलमेर के अंदर, और उसके बाद कुछ दिनों बाद ही पाकिस्तान ने भी बलूचिस्तान एरिया के अंदर चगाई क्षेत्र के अंदर परमाणु परीक्षण कर लिया। तो दोनों ही क्या हो गए, परमाणु शक्ति संपन्न देश हो गए। अब यहां एक चीज तो हो गई, भले ही सैन्य प्रॉब्लम यहां चल रही है, लेकिन एक दूसरे पर हमला करना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि दोनों ही परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं, वो हैं, दोनों के पास ही परमाणु हथियार है। तो दोनों के बीच में इस सीमा विवाद को लेकर हथियारों की दौड़ है, वो भी रहती है। ये भी एक प्रमुख विवाद हो गया। इसके साथ साथ सिंधु जल नदी बंटवारे का विवाद भी चल रहा है। हालांकि इस विवाद को 1960 में विश्व बैंक की सहायता से सुलझाया भी गया था। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन भी है, भी सिंधु जल जो बंटवारा हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसका समझौता कब और किसने करवाया? 1960 में विश्व बैंक ने यह समझौता है वो करवाया, लेकिन फिर भी इसके पानी के बंटवारे को, इसकी व्याख्या को लेकर समस्या है, वो आज भी चल रही है। उसके बाद में भारत को हमेशा ही लगा है भी कश्मीर के अंदर जो उग्रवाद को बढ़ावा मिल रहा है वो पाकिस्तान की देन है, और ये सच भी है। इसी प्रकार पंजाब के अंदर जो खालिस्तान की जो मांग रहती है, अलग देश की जो मांग रहती है, उसमें भी पाकिस्तान का, उसकी आईएसआई का, वहां के आतंकवादी संगठनों का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इन दोनों ही क्षेत्रों के अंदर पाकिस्तान इनको हथियार, धन और प्रशिक्षण ट्रेनिंग है वो उपलब्ध करवाता है। इसके साथ साथ ये जो हमारा पूर्वोत्तर भारत है, वहां पर भी पाकिस्तान है वो हिंसा को बढ़ावा देने के लिए अपने जो कुचिल आदमी हैं उनको भेजता है, और किस रास्ते से भेजता है? बांग्लादेश या नेपाल वाली साइड से उनको पूर्वोत्तर भारत में भेज देता है। तो आईएसआई वहां की जो एजेंसी है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो इंडिया के लिए क्रिएट करती है। हालांकि पाकिस्तान भी आरोप लगाता रहा है, वो ये कहता है भी भारत है वो सिंध और बलूचिस्तान एरिया में हमारे प्रॉब्लम क्रिएट करता है, हम कह रहे हैं भी हमारे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो इस प्रकार से आज की अब तक की क्लास के अंदर हमने जान लिया भी भारत और पाकिस्तान के बीच में ये 8 प्रमुख प्रकार के विवाद हैं जो आज भी कायम हैं, चल रहे हैं। शायद इनको समझ में आए पाकिस्तान वालों को कभी, हालत तो उनकी इतनी खराब है कमबख्तों की, देश तो खुद का नहीं संभल पा रहा है और वो चले हैं भारत से पंगा लेने। अब देखिए, आप नोट्स फॉर्म में उतारना चाहें तो भारत पाकिस्तान संघर्ष के ये कारणों को आप स्क्रीनशॉट लेकर इनको अपनी कॉपी में, रजिस्टर में नोट कर सकते हो। लेकिन एक चीज है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लड़ाई से तो होना नहीं है, वो वार्ता से ही होना है। एक आपके कार्टून भी दिया है, बंकरों की भूल भुलैया से कुर्सी मेजों की भूल भुलैया तक। बंकर जहां आर्मी के बंकर बने होते हैं, लड़ाई के लिए बनाए जाते हैं, सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं, कुर्सी मेजों की भूल भुलैया तक। इधर मनमोहन सिंह जी दिखा रखे हैं और यहाँ पर परवेज मुशर्रफ दिखा रखा है भी आइए हम बैठकर बात करें। लेकिन बहुत बार वार्ता के दौर हुए, लेकिन अभी तक कोई सॉल्यूशन है वो देखने को नहीं मिला। 2004 से 14 के दौरान भी कई बार वार्ताएं हुई, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया। अब आप सोच पा रहे हो भी, हम जब विश्व राजनीति पढ़ते हैं तो ये समझते हैं कि 1991 में शीत युद्ध समाप्त हो गया,
वो जो शीत युद्ध था वो दो बड़ी महाशक्तियों के बीच में था, जिनकी वजह से औरों को भी प्रॉब्लम होती थी। लेकिन हमारे वाला जो शीत युद्ध है पाकिस्तान के साथ या अन्य और पड़ोसी देशों के साथ है, वो अभी भी कायम है, ये लड़ाई चल ही रही है। और भारत के लिए प्रॉब्लम इसलिए पड़ी है क्योंकि भारत दक्षिण एशिया में सेंटर में आता है, तो इसलिए उसके संबंधों के ऊपर चर्चा होनी बहुत जरूरी है। पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ा विवाद है वो हमारा रहता है। शायद एक दिन इसको भी, पाकिस्तान को भी समझ में आ जाएगा, अकल देगा ईश्वर इसको। चलिएगा, फिर मिलेंगे अगले वीडियो क्लास के अंदर, और भारत के अन्य पड़ोसी देशों के साथ किस प्रकार के संबंध रहे और साथ में सार्क और साफ्टा की बात है वो भी करेंगे। इसी प्रकार बने रहिएगा, आपका प्रेम और स्नेह बना रहे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है तो, और दूसरे दोस्तों तक इसको शेयर भी कीजिए। आप कमेंट जरूर है वो किया करें, वो मेरे लिए मोटिवेशन का काम है, वो करता है। तो अब जाते जाते एक प्रश्न आपसे पूछ लेता हूं, फिर मैं आपसे इजाजत है वो लेता हूं इस क्लास को छोड़ने की। तो चलिए, आज का प्रश्न है, सिंधु जल नदी समझौता है वो किन दो देशों के बीच हुआ, कब हुआ और किसने उसमें मध्यस्थता करवाई? इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।